हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमन सब्जेक्ट्स है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए हम ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 की बात कर रहे थे। तो चैप्टर 2 में आज का जो टॉपिक्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, साथ साथ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे और ग्रेविटी हाइट जो अर्थ की सरफेस पे होती है, हाइट पे जाएंगे तो क्या चेंज आएंगे, डेप्थ पे जाएंगे तो क्या चेंज आएंगे, इसका वेरिएशन भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके कवर करते हैं। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है कि न्यूटन्स के नियम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो पार्टिकल हैं या कोई भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल्स यूनिवर्स में जो भी अवेलेबल है वो एक दूसरे पे क्या अट्रैक्शन फोर्स या आपस में क्या एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू किस चीज पैरामीटर पे डिपेंड करती है, उसको कहा गया है कि पहले अगर हम दो मासेस की बात करें, अब क्योंकि दो बॉडीज की कंसीडर कर रहे हैं तो दो बॉडीज की बात कर रहे हैं तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन दोनों के प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर। मासेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर दूसरी बात की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो उनके बीच की अगर दूरी होगी वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। ठीक है, तो इसको हम अभी पिक्चर की फॉर्म में भी समझेंगे कि कैसे हम ये कह पा रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में देखा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के। तो अगर दो बॉडीज हैं हमारी, मान लेते हैं 1 और 2, एक का मास m1 है दूसरे का मास m2, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, r है। तो यहाँ पे शो करा जा रहा है कि दोनों फोर्स, ये दो फोर्स दिखा रहे हैं F12 और F21। तो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी को किस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर रही है। तो दोनों ही आपस में जो भी सेंटर होगा, सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन, उसकी उसी लाइन पे आपका ये अट्रैक्शन फोर्स शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के, m1 m2 प्रोडक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इन दोनों को जब प्लग करेंगे तो आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो यहाँ पे एक g कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और F क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, जो कि न्यूटन में शो किया जाता है। m1 मास ऑफ वन फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, जो कि मीटर्स में हमें लेना है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। तो यहाँ पे जब बात की गई थी तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो दोनों ही आपस में क्या है, दोनों बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हमारा रिपल्सिव नहीं होगा कि दूर दूर नहीं भागेगा, दोनों पास पास आने की कोशिश करेंगे फोर्स की वजह से। और ये लगेगा कहाँ पे, एक्स लॉन्गर लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। जो भी सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एक सेंटर से दूसरे डिस्टेंस के सेंटर के बीच की जो भी लाइन खींचेगी सेंटर टू सेंटर, उसी लाइन पे हम क्या मान सकते हैं कि फोर्सेस वहां पे एक्ट करेंगे। ठीक है, उसी लाइन पे, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक तरीके का क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो ग्रेविटी होता है क्या, ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ग्रेविटी करता है कि ग्रेविटी अगर एक तरीके से फोर्स की तरीके से समझे तो वो क्या करता है, जो भी एक बॉडी अगर सरफेस अर्थ की सरफेस पर रखी है उसको कहाँ खींचने की कोशिश करता है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, मतलब अपने केंद्र की तरफ उस बॉडी को खींचने की कोशिश करता है। तो हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और सरफेस अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, F बराबर mg। ये डायरेक्टली हम वेट की भी बात करते हैं कि वजन, कितना वजन है हमारा, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं और सीधे आपका वेट आपका कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके थे कि फोर्स जो वेट के बराबर है आपका वो mg के बराबर है जब अर्थ की सरफेस पर रखा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर अर्थ पे जो एक बॉडी रखी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जो हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो हम मान लेते हैं एक अर्थ है आपकी जिसका मास कैपिटल M है, बॉडी है स्मॉल m,
ठीक है। और उन दोनों के बीच का जैसे आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो भी हम आर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो काफ़ी स्मॉल सिग्निफिकेंट है, उसकी हाइट जो भी डिस्टेंस होगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं। तो आपका सिंपल जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है क्या होगा, जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कैपिटल एम फॉर मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी। ठीक है। अब ये जो फोर्स है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही फोर्स की बात करें, दोनों ही एक दूसरे को सेंटर पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एम जी बराबर जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर मिलेगा, और एक एम से ये एम कट जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, आपको जी का फॉर्मूला आएगा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये पता लगा कि ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। किसके मास पर? मास ऑफ बॉडी पर, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। तो जी 6.67 मास ऑफ अर्थ, आप नेट से वैल्यू से मार सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी आप इजीली फाइंड कर लेंगे। और जब ये सारी वैल्यू आप रखेंगे, इसको रख के करके देखिएगा अभी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जी की वैल्यू 9.81 के अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आप कर लेंगे, इसमें डाटा आप मैच करा लेंगे, मास ऑफ अर्थ कितना लेना है, जो भी आपका नेट पर सर्च करके आपको मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ मिल जाएगा, और कैपिटल जी 6.67 10 to -11 ये हमने पहली वैल्यू बता रखी है, इसको पुट करिएगा और वैल्यू मार्क करके देखिएगा कि इसके आसपास आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग 9.81 कंसीडर करते हैं हर जगह स्मॉल जी की वैल्यू। ओके, तो अब हमको जो बात करनी है कि हम किस तरीके से जी की वैल्यू हाइट, जब अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर जाएंगे तो कैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, जो भी है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात कर रखी, जो स्मॉल जी था, अगर अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी रखी है स्मॉल जी, तो उस केस में आपकी जी की वैल्यू क्या थी, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तब थी जब वो जो बॉडी थी वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई थी। अब क्या किसी हाइट पे चली गई, तो यहाँ पे जी एच मान लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट एच पे जी की वैल्यू क्या होगी। क्यों क्या होगी, जी कैपिटल एम मास वही रहा, क्या चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज हो गई। अब पहले आर थी, अब क्या हो गई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी। अब यहाँ पर ये चीज आने के बाद हमको क्या करना है, जी कैपिटल एम, यहाँ से हम डिनोमिनेटर में जो आर है उसको हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बन जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये क्या लिखी, ये स्मॉल जी तो लिखा है ओरिजिनल, जो जब अर्थ की सरफेस पे था तब, तो यहाँ पे जी एच इज इक्वल टू जी, और ये जो चीज है 1 प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतना इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अब ऊपर लिखते हैं। तो कहाँ तक पहुंचे थे, जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जी एच जी 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर की पावर -/2, उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को जब देखोगे आप, तो एक नोटेशन होता है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पता है कि फॉर एच जितना भी हाइट हो आर से तो ज़्यादा नहीं होगी ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आर काफ़ी बड़ा है इससे, तो यहाँ पे एच वाई आर क्या हो जाएगा, एच वाई आर काफ़ी छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक है, इस केस में हम क्या लिख पाएंगे, जी एच क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस 2 एच वाई आर। ठीक है, ये सिंपल सा बाइनोमियल थ्योरम का नोटेशन है कि जब कभी भी एच, जो भी यहाँ पे जिस चीज़ की पावर चढ़ी होगी उसकी अगर 1 से काफ़ी छोटा होगा तो आगे के डिनोमिनेशन भी काफ़ी छोटे होते चले जाएंगे, तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो इस केस में हम क्या कर पाते हैं, जैसे अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन लिखूंगा, तो हम यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 माइनस एन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल पे शो किया गया है। तो यहाँ पर आपको इसको देखने से क्या मिलता है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ाना है, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे 1 में क्या कम होता जाएगा, और ये 1 से कम होने का मतलब क्या है कि ये जी एच की वैल्यू जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो अर्थ की सरफेस पे, जब कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी थी उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एज
sorry, g decreases as we increase, sorry, g decreases with increase in height। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है, ठीक है। अब हमको जो दूसरा केस है हमारा कि हमने हाइट पे जाते समय जी की वैल्यू क्या हो रही है वो हमने पढ़ लिया। अब हम किसी डेप्थ में जाएं, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर की तरफ जाएंगे, तब उसकी जी की वैल्यू क्या होगी वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि इनिशियल केस में जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये पूरी अर्थ थी। ठीक है, तो इसका मास भी कैपिटल एम होगा शुरुआत में। जब हमने कुछ ना कुछ, तो उसकी रेडियस क्या थी, कैपिटल आर थी, तो हमें पता ही है। अब हमने क्या किया, इस पूरी अर्थ की सरफेस में डी थिकनेस का एक तरीके से आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो लेयर थी वो हटा दी। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, आर माइनस डी, यही रह जाएगा। जब डी में डी पूरी सरफेस, अर्थ की सरफेस, उसमें से डी पोर्शन उड़ा दिया, मतलब हटा दिया। ठीक है, तो हम डेप्थ में आ जाएंगे, तो ये बॉडी, अब इसकी बॉडी तो स्मॉल एम है ही। ठीक है, तो पहले जो बॉडी थी आपकी अर्थ की, उसमें पूरा मास था, तो बड़ा था, तो मास एम था। अब कुछ ना कुछ मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। हाँ यहाँ, ठीक है। तो अब क्या, इनिशियल कंडीशन में जी की वैल्यू क्या थी, जब अर्थ की सरफेस जब नॉर्मल थी, तब हमारी जी एम डिवाइड बाई आर का ये फॉर्मूला हमने बता चुके थे, निकाला था कैसे आएगा। अब क्या हो गया, जैसे ही आपने अर्थ की सरफेस के अंदर गए और डी पोर्शन आपने रिमूव किया, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, जी डैश मान लेते हैं। ठीक है, जी और मास भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पोर्शन वहां से हटाया है, तो उसमें हम एम डैश लिख लेते हैं। और आर माइनस डी, डिस्टेंस भी तो चेंज हुई, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो देखने में लगता क्या है कि जैसे जैसे आप डेप्थ, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है होल स्क्वायर, कि आपने डेप्थ बढ़ा, मतलब कि अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, बॉडी और एक बॉडी और मास ऑफ अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमको ये ऐसा लगता है कि जो जी की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन हमको देखना क्या है कि एक्चुअल में क्या होता है वो देखना है। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे जो मास है एम डैश, वो भी तो चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ कम हुआ है। तो होगा क्या कि अब यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी समझना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ। आपने शुरुआत में क्या था, जैसे आप पानी लो एक गिलास में, ठीक है, तो जब पानी पीने से पहले आपने क्या किया, तो उसका जो डेंसिटी थी, वैसे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो जैसे आप पानी पियोगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो चेंज नहीं, क्यों, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे ही अपने वाटर टर्म्स में अगर बात करें, तो जैसे आपने पानी पिया तो उसमें मास भी कम हुआ और वॉल्यूम भी कम हुआ, तो दोनों ही उसी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से क्या हुआ, कम हुआ। तो डेंसिटी चेंज नहीं, सेम चीज आपकी इसमें भी होगी। डेंसिटी ऑफ अर्थ नॉट चेंज, एज डेंसिटी ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ पहले भी वही थी और बाद में भी वही है। तो डेंसिटी क्या, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो पहले आपका मास m था, ठीक है, किसी भी डेप्थ काटने से पहले, और क्योंकि एक तरीके का जो अर्थ है वो भी क्या है, स्फीयर है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, जो बाकी कंडीशन है, m डैश डिवाइड बाई 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, सेम है, इन दोनों को इक्वेट करना है, तो m डैश को आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ r माइनस डी। ठीक है, वो चीज हम इक्वेट कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे डेंसिटी वाला जो रिलेशन था, तो m डैश इक्वल टू m r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब, 4/3 पाई कॉमन है, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो g डैश का फॉर्मूला था उसमें आपको ये फॉर्मूला फिट कर देना है, जहाँ m डैश था वहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देंगे, m डिवाइड r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज जो है आपकी, जो चीज ये लिखी है, इसको हटा के आप r क्यूब नीचे आ जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं r क्यूब। ठीक है, अब r माइनस डी का होल स्क्वायर, r माइनस डी का होल क्यूब, तो पूरा कट जाएगा, एक पावर यहाँ पे बचेगी। ठीक है,
तो यहाँ जी डैश आपका आएगा जी एम आर माइनस डी, और यहाँ पर जो आर क्यूब है, ठीक है, ये आर है। अब थोड़ा सा हम इसको भी रीअरेंज करेंगे जी के टर्म्स में। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जी डैश जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर माइनस टी डिवाइड बाई आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ क्या लिखी है, ये जी लिखा है जब अर्थ की सरफेस पे नॉर्मल कंडीशन थी, बॉडी अर्थ की सरफेस पे बिना डट की बात की, जो ओरिजिनल केस था, ठीक है। उसमें जी की वैल्यू जी थी, सिंपल। अब इसमें हम 1 माइनस डी वाई आर कर सकते हैं, आर को अलग अलग बाइफिकेट करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ पे डी वाई आर। तो यहाँ से पता क्या लग रहा है, जी डैश किसके बराबर है, डी डिवाइड बाई 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, ये चीज़ बढ़ेगी। तो 1 से लेकिन जितना भी बढ़ा लो आर के बराबर तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि जैसे डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ जी की वैल्यू क्या हो रही है, जी डैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जो चीज़ हमें पहले परसेप्शन में ये लग रहा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस आर के करीब जाएंगे वैसे वैसे क्या ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे आपकी डिक्रीज डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है, जी की वैल्यू भी डिक्रीज करती जा रही है। तो इसको हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख पाएंगे जो कि हम अभी देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया था जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे जैसे हम जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे डेप्थ में जाते जाएंगे, ठीक है। और ये जीरो कब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अर्थ के सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। तो डी डिवाइड बाई आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस आर डिवाइड बाई आर, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो डिक्रीज करते करते एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हम क्या कह सकते हैं, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पहले जो पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट की अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तब भी क्या होगी, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। डेप्थ पे जाएंगे तो भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी अर्थ के सरफेस पे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है जहाँ पर अभी भी हम हैं वहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। उसके ऊपर जाते ही कम होगी और नीचे जाते भी कम होगी। तो जिस कंडीशन में है वो ऑप्टिमम कंडीशन है, वहाँ पे हम स्टेबल हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।